द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। जैसे कि आपको पता है कि क्लैट पीजी एंड एलिट पीजी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम हर बार जब भी सिलेबस की बात करते हैं हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ को इंक्लूड किया ही है विद इन द सिलेबस ऑफ क्लैट पीजी एंड एलिट पीजी एग्जामिनेशन, राइट। एंड हम बहुत बार स्ट्रैटेजी में ये बात डिस्कस करते हैं कि फॉर क्लैट पीजी एंड एलिट पीजी बोथ लैंडमार्क केसेस प्लस कंटेम्प्रेरी केसेस दोनों बहुत ज़्यादा इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। तो आज मैं आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो में लेकर आई हूँ कुछ लैंडमार्क केसेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो आपके लिए एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है एंड जिनका रेशियो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी बार आपसे पूछे जा चुके हैं एंड पूछे जा सकते भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट केस आज की क्लास का है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर पढ़ा है जहां से इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफर की यदि हम बात करें तो ऑफर स्पेसिफिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल ऑफर, एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर वो होता है जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, जहां पे जो भी इंडिविजुअल वो कंडीशन को परफॉर्म करेगा उसके साथ पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेगी। स्पेसिफिक ऑफर वो दिया जाता है, स्पेसिफिक ऑफर वो होता है जो स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल को नेम करके दिया जाए, जैसे कि वाई एक्स को बोलता है दैट आई वांट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, दिस इज अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक ऑफर विच इज मेड बाय वाई टू एक्स। ये जो केस था इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर की बात की गई थी एंड इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल ऑफर की बात की गई थी। यहाँ पे दो इंस्टांसेस थे। एक्चुअली यहाँ पे कंपनी ने, ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है, इसने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था पेपर में रिगार्डिंग इट्स वैक्सीन एंड द यूज ऑफ इट्स मेडिसिन, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि यदि कोई कंपनी एक एडवर्टाइजमेंट देता है तो पहली बात क्या वो एक ऑफर कॉन्स्टिट्यूट करेगा। कोर्ट ने इसका आंसर अफर्मेटिव में देते हुए ये कहा था कि हाँ, यदि कंपनी के जो वर्ड्स हैं एडवर्टाइजमेंट के वो एक जनरल ऑफर है टू द पब्लिक तो वो ऑफर कॉन्स्टिट्यूट करेगा। यदि कंपनी के इंटेंशन उससे शो होते हैं टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट तो वो ऑफर ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पर ये था, यहाँ पे उसमें एक जेनेरिक कंडीशन थी, जो भी बंदा उस कंडीशन को परफॉर्म करेगा उसके साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी। तो यहाँ पर ये बोला गया कि यदि कोई भी इंडिविजुअल आउट ऑफ द एंटायर पब्लिक एट लार्ज उस पर्टिकुलर कंडीशन को परफॉर्म करता है तो क्या ये ऑफर एक्सेप्टेड ऑफर माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि वो जो एडवर्टाइजमेंट कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में दिया है वो एक ऑफर है जो कि जनरल पब्लिक एट लार्ज को दिया गया है, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को नहीं दिया गया है। इसीलिए हम इस ऑफर को जनरल ऑफर ट्रीट करेंगे विच इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। नाउ whoever from the public come forwards and fulfills the condition will accept that particular offer। जो भी आगे आकर वो कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है, जो कंडीशन उस एडवर्टाइजमेंट में दी हुई है, उसके लिए बोला जाएगा कि वो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जनरल ऑफर वो होता है जो पब्लिक की किसी भी पब्लिक एट लार्ज को दिया जाए और जैसे ही कोई भी उस कंडीशन को फुलफिल करता है दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी हु इज गिविंग द एडवर्टाइजमेंट एंड द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग दैट ऑफर। सो दिस इज अ वेरी लैंडमार्क केस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल ऑफर एंड द कंडीशंस फॉर दैट टू कन्वर्ट दैट ऑफर इनटू अ वैलिड एंड बाइंडिंग एग्रीमेंट, राइट। नेक्स्ट, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कुछ इसेंशियल्स होते हैं जो हमको सेक्शन 10 में दिए हैं। इन एडिशन टू द इसेंशियल्स की बंदा मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। इन एडिशन टू दिस कंडीशंस मेंशन्ड इन सेक्शन 10 देयर इज वन मोर इसेंशियल व्हिच इज इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के ऊपर हमारा लैंडमार्क केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर का, ठीक है। इस केस के अंदर क्या हुआ था, इस केस के अंदर ये हुआ था कि देयर वाज एन हस्बैंड एंड वाइफ हु एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयरइन हस्बैंड प्रॉमिस्ड द अरेंजमेंट्स ऑफ हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस टू द वाइफ। नाउ दिस वाज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। नाउ हियर द क्वेश्चन अरोज कि क्या यहाँ पर पार्टीज का लीगल इंटेंशन था एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को इंटरफोर करने का या फिर नहीं था।
कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि ये प्योरली डोमेस्टिक रिलेशनशिप पे बेस्ड एक कंडीशन थी, जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में उनकी डे टू डे कोर्स को लेकर एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को लेकर एक प्रॉमिस किया गया, एक अरेंजमेंट दिया गया। यहाँ पे पार्टीज का कोई भी इंटेंशन नहीं था to create and to have the legal consequences of that particular promise between them। तो इसी केस से ये कॉन्सेप्ट आया था कि एक पर्टिकुलर प्रॉमिस को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि पार्टीज का क्लियर कट इंटेंशन हो, जो पार्टीज के वर्ड्स है वो क्लियर कट शो करे दैट दे वांट टू क्रिएट अ लीगली एंड बाइंडिंग एग्रीमेंट। जब तक पार्टीज का इंटेंशन एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक एक वैलिड और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया जा सकता। ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज का क्लियर इंटेंशन एस्टैब्लिश हो दैट येस दे वांट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। उसके बाद ही वो प्रॉमिस जो है वो एक लीगली और बाइंडिंग और एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। कोर्ट ने इस केस में ये भी बोला था कि कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर बिटवीन द स्पाउसेस विद रिस्पेक्ट टू देयर डे टू डे अफेयर्स। सो इन दिस केस neither the husband nor the wife had intentions to create a legally binding contract, so this was not declared as a valid contract, but the essential condition of essential intention to create legal relationship was established through this particular landmark case of Balfour versus Balfour, right? Then next, लालमन शुक्ला versus गौरी दत्त। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कम्युनिकेशन के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपको कॉन्ट्रैक्ट में एक सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन 4.5 जो आपके कम्युनिकेशन बाय पोस्ट के रूल्स की बात करती है कि कब कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर या ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी प्रपोजल कोई कॉन्ट्रैक्ट में तभी कन्वर्ट होता है और वो एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट तभी बनता है जब उस प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीटली टू द प्रेजेंट पर्सन को किया जा सके। द क्राइटेरिया हियर इज दैट द पार्टी हैज टू कम्युनिकेट द एंटायर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर एंड ऑन द सेम कॉन्ट्रैक्ट ऑन द सेम प्रपोजल द अदर पार्टी हैज टू गिव हिज कंसेंट। यदि मैंने एक्स चीज़ प्रपोज की है तो एक्स चीज़ पे ही अप्रूवल आना चाहिए सामने वाली पार्टी का, तभी वो ऑफर एक्सेप्टेड माना जाएगा। इस केस में पर्टिकुलरली प्लेंटिफ अनअवेयर था और यहाँ पे उसने कोई क्लियर कट एसेंट नहीं दिया था टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये समझाया था दैट कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल तभी कंप्लीट होता है जब वो प्रपोजल जिसको दिया गया हो उसकी एग्जैक्ट नॉलेज में आ जाए। जब तक वो उसकी नॉलेज में नहीं आएगा जिसको प्रपोजल दिया गया है, जैसे ऑफर दिया गया है, तब तक वो ऑफर बिल्कुल भी एक प्रॉमिस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। So Lalman Shukla versus Gauri Dutt was a landmark case on the concept of communication of offer or proposal. Then next, Harley versus Facey. Now, when you enter into a contract, there are two different concepts. One is invitation to offer. The other is the stage of offer. यूजुअली ऑफर के बाद जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है वो प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है, लेकिन उसके पहले एक और स्टेज होती है इनविटेशन टू ऑफर की। इनविटेशन टू ऑफर के स्टेज के ऊपर प्रॉमिस नहीं बनता है, ऑफर हैज टू बी एक्सेप्टेड टू कन्वर्ट दैट इनटू प्रॉमिस। अब इस केस में कोर्ट ने प्रिवी काउंसिल ने डिफरेंस समझाया था बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर। I'll give you an example and I'll let you understand this particular concept जो invitation to offer and offer का होता है। आजकल सुपरमार्केट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया है where people, you know, the shopkeepers keep their things open on the platforms. You can go pick them up and you can keep it in your trolley, then you can go and get it at the cashier. You can go and pay the amount and take that particular things with you. Now whenever the shopkeeper is keeping the things on the racks, will you constitute that as an offer or an invitation to offer? Actually that is an invitation to offer. I'll tell you how. जब शॉपकीपर अपने सामान को उस पर्टिकुलर रैक के ऊपर रख रहा है वो ऑफर का स्टेज नहीं बोला जा सकता, वो इनविटेशन टू ऑफर का स्टेज होता है जहाँ पे शॉपकीपर आपको इनवाइट कर रहा है कि आप आओ, सामान उठाओ, अपनी ट्रॉली में रखो। जब आप सामान को उठा के अपनी ट्रॉली में रख रहे हो तो दैट बिकम्स द स्टेज ऑफ ऑफर। अब जब आप कैशियर के पास जाओगे और बोलोगे मुझे सामान खरीदना है, कैशियर के पास पूरा राइट है उसको एक्सेप्ट करने का या फिर रिजेक्ट करने का।
कैशियर चाहे तो आपको सामान बेचने से मना भी कर सकता है। तो इनिशियली जब शॉपकीपर ने सामान को अपने रैक के ऊपर जमाया है, दैट इज अ मियर इन्विटेशन टू ऑफर. As soon as you go pick up that stuff, keep that in your trolley, that becomes the stage of offer. Then when you approach the cashier for the final payment of the amount, that is the stage where the cashier has a right to either accept your offer or reject your offer. And at that particular point of time, the contract becomes a binding contract. तो इनिशियली जब आप सामान अपनी ट्रॉली में रख रहे हो, दैट इज समथिंग वेयर यू आर मेकिंग एन ऑफर टू द शॉपकीपर टू बाय दैट पर्टिकुलर सर्टिफाइड गुड्स जो आपने अपनी ट्रॉली के अंदर रखे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही डिफरेंस समझाया बिटवीन इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर. सॉरी, सुप्रीम कोर्ट बोल रही हूँ मैं, आई एम सो सॉरी, इट्स प्रिवी काउंसिल विच इज योर्स. प्रिवी काउंसिल ने ये बोला कि एक प्रपोजल और उसके एक्सेप्टेंस के बाद ही एक कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग बनता है. इन्विटेशन टू ऑफर के स्टेज के बाद पहले ऑफर का स्टेज आता है, फिर जब वो एक्सेप्ट होता है तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. आफ्टर इन्विटेशन टू ऑफर का एक्सेप्टेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रपोजल नोटिफाई किया जाए और दोनों पार्टीज को वो बात समझ में आए. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर कैन बी, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में जॉब प्रोफाइल्स निकलती हैं, वांटेड की कंडीशंस निकलती हैं, मैरिज प्रपोजल्स निकलते हैं, ये सब इनविटेशन टू ऑफर होते हैं. इसके बदले में जब तक ऑफर नहीं दिया जाएगा तब तक ये वैलिड और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. देन मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष. ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है जहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट माना जाता है. ये इसेंशियल्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट हमें सेक्शन 10 में मिलते हैं. वहाँ पे बहुत क्लियरली ये मेंशन्ड है. बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन ये था कि एक माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया था. तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर कोर्ट ने ये कॉन्सेप्ट समझाया था, प्रिवी काउंसिल ने, कि एक माइनर एलिजिबल नहीं होता है टू एंटर इनटू अ वैलिड एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. एक माइनर के साथ बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रीट किया जाएगा और वो उसके मेजर होने पर एग्जीक्यूट भी नहीं किया जा सकता है. इस पर्टिकुलर केस के बाद ये प्रिंसिपल एकदम अच्छे से सेटल्ड हुआ था कि कोई भी बंदा यदि बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है तो वो एलिजिबल नहीं है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. उसको हम टेक्निकली एलिजिबल नहीं मानते हैं टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. Anyone who has attained the age of 18 years, that means who has become a major, becomes entitled to create a contract. A contract with a minor is always considered as a void contract. In fact, that is considered as a contract which is void ab initio. जिस दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उस दिन से हम उस कॉन्ट्रैक्ट को void ab initio ट्रीट करेंगे. राइट? सो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष इज अ वेल नोन केस जहां पर यह बात क्लियर हुई थी कि माइनर के साथ एंटर किया हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा वॉइड ही ट्रीट किया जाएगा. Right? So that's it for this video, everybody. These were some of the landmark cases on contract law. I hope this will help you in preparing for CLAT PG and ALET PG examinations. You have your papers in upcoming 2 months. Prepare well, work hard, and all the best.